जय श्री राम। जैसे कि सबको पता है कि आज से हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं 6 से लेकर के 10th तक की। और जो वर्ग 2 की वैकेंसी आई हैं तो उसमें जिनका भी जो मेन सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस जिनने भी ले रखा है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि वर्ग 2 के मोस्टली जो भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, सबको ही पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, 6 से लेकर के 10th तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। उसके बाद में कोई भी बुक होगी वो देखेंगे, पर पहले सबसे पहले जो हमारा पहला फोकस होगा वो एनसीईआरटी पे होगा। तो एनसीईआरटी में भी अभी स्पेशली सोशल साइंस पे, जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज़। तो आप पूरी सीरीज़ देखना, इससे ये होगा कि आपका सोशल साइंस अच्छे से निपट जाएगा। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से ज़्यादा ऑथेंटिक तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो हम एनसीईआरटी आज हमारा जो फर्स्ट एनसीईआरटी में जो 3 बुक्स हैं उसमें जो हमारे अतीत हैं वो स्टार्ट करते हैं। उसमें जो उसकी फर्स्ट यूनिट है तो सोचेंगे कि आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हो जाए कंप्लीट आज फर्स्ट यूनिट। पर अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो फिर हाफ कर लेंगे, हाफ कल कर लेंगे। उद्देश्य ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कवर करें। ये है पर्पज़, ये है कि आप सबको समझ में आना चाहिए कि अगर हम बेशक एक पैराग्राफ कंप्लीट करें पर इतना कि आप सबको समझ में आए, वो यूनिट आपको याद हो जाए पढ़ते पढ़ते, बस यही उद्देश्य है। तो अगर अच्छे लगे, अगर कंटेंट अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना, जिससे कि जो कल दूसरी हाफ यूनिट होगी, अब ये सीरीज कंटिन्यू चलने वाली है जब तक वर्ग 2 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। वर्ग 2 का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये आते रहते हैं एड्स वगैरह, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा हमने इसलिए अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। अब इतना तो करना ही पड़ेगा, फ्री की क्लासेस हैं। तो हम आज यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो पहले ही आया था कि प्रारंभिक कथन में क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और हाँ, स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आपको भी ये ओटी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 4 विकल्प में एक छांटो। जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो वैसे ही एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर दे के आएंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ध्यान से पढ़ना। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास पहले से एनसीईआरटी बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। 6th क्लास की सामाजिक अध्ययन की हमारे अतीत का जो फर्स्ट पार्ट है उसे निकाल के बैठ जाइए। तो साथ साथ में बुक्स में भी देखते रहेंगे और मैं यहाँ पे पढ़ाते रहूँगी, हम साथ साथ में पढ़ लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपके पास बुक्स रहेगी तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर मोबाइल पे थोड़ा ध्यान से देखें। अगर स्क्रीन आपको वैसी करनी है, अगर आपकी स्क्रीन बढ़ानी है, जूम करनी है, कैसे भी करना है कर लो, एडजस्ट करना पड़ेगा मोबाइल में तो फिर। पर अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बुक को कन्वर्ट करा है पीडीएफ में, फिर इसे ऑनलाइन कर रखा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये फर्स्ट चैप्टर है, पर ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इस चैप्टर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज़्यादा फोकस देंगे, और जो थोड़ी समझाने वाली बातें हैं तो हम सब ग्रेजुएशन पास हैं आप सब, तो इतना ध्यान रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। रसीदे का सवाल है कि एक रसीदा लड़की रहती है तो वो क्या करती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जैसे हम सब पढ़ते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो वो ये सोच रही होती है कि जब 100 साल पहले लोगों को कैसे पता चलता होगा कि ये सारी चीज़ें कैसी हुई होगी, कि आज के टाइम पे हमें कुछ भी, कोई भी न्यूज़ होती है 2-4 मिनट में मिल जाती है, सोशल मीडिया का ज़माना है। पर वो ये सोचती है कि आज के टाइम में तो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, पर इससे पहले लोगों को कैसे पता चलता होगा कि आसपास उनके क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है। तो इसके बारे में उसके एक क्वेश्चन आता है, तो कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, तुम रेडियो सुन सकते हो, जैसे बता रहे हैं आज के टाइम में हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इन सब से हमें पता चल जाता है। व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे उस समय की स्मृति हो। हाँ, जैसे कि अगर और हम आज के टाइम की कोई जानकारी है तो हम आज ही न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में, सब में देख लेते हैं। पर 1 साल पुराना कोई न्यूज़ है, 1 साल पहले की कोई बात है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं ना, जिनके साथ रहती हैं, जिन्हें पता हो कि अच्छा तुम्हें याद है क्या, उस 1 साल पहले वो बात हुई थी, क्या हुआ था। तो जब डिस्कस करते हैं तो कुछ हमें याद रहता है, कुछ सामने वाले को याद रहता है, तो उससे सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो कलेक्ट हो जाती हैं। तो ये होता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो एक हम नेक्स्ट में पहुँचते हैं, इतना कुछ डिस्कस नहीं करना इसमें, नेक्स्ट देख लेते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट मतलब शिकारियों, हंटर्स
पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। मतलब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अगर हम जैसे कि इसमें ये अगर आप लोग हैं या मैं हम सभी हैं, अगर अतीत मतलब पास्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, तो ये तो हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या आज सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से अनाज खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या वस्त्र पहनते थे। जितनी खुदाई से हमें सामान मिला तो यही सब जानकारी मिलती है ना, तो वही हिसाब है। लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र फर्स्ट में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये थोड़ा ये एक्टिविटी नहीं दी रखे, पर हम इसे भी पढ़ेंगे क्योंकि ये जो नीचे का मैप आएगा ना वो इसी से रिलेटेड है। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग करने में क्या जाता है, अगर हमारे एक नंबर कहीं से भी मिल जाएगा तो इससे खुशी की क्या बात होती है। बैठे तो हैं हम सब, तो अगर हम रीडिंग कर लेंगे, थोड़ा एफर्ट्स और लगा लेंगे सबसे ज़्यादा, बाकियों से थोड़ा एफर्ट लगा लेंगे और उससे थोड़ा हमें लाभ हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना। तो ये है ना नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का ही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब ये है आखेट भी एक बार पढ़ लेना, नहीं तो पता चले कि अगर शिकार ना आए एग्जाम में और आखेट आ जाए तो आप सोचो कि आखेट के वर्ड का मतलब क्या होता है। तो शिकार लिखा है क्वेश्चन में, दोनों को साथ में पढ़ना तो याद रहेगा कि आखेट का मतलब शिकार करना ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें बताया है कि लोग कहाँ रहते थे। अब सब प्राचीन काल से लेकर के जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सभ्यता का उद्गम हुआ है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, ये सब नदियों के किनारे थी। ठीक है, यह मिस्र की सभ्यता हो, नील नदी के किनारे थी जो, तो कितनी भी सभ्यता हैं उन सबका उद्गम नदियों के किनारे हुआ है। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे जल रहेगा वहीं पे तो व्यक्ति का जीवन यापन संभव है, क्योंकि जल के बिना ना तो कृषि संभव है, ना जल के बिना व्यक्ति का जीवन संभव है। तो जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है और बड़ी सभ्यताएं हैं, उनका उद्गम स्थल नदियों के किनारे ही है। क्योंकि नदियों के किनारे एक तो ये था कि जल की पर्याप्त मात्रा में सबको जल प्राप्त हो जाता था, जिससे कि उनके आसपास क्या है, घने घने जंगल रहते थे। तो जंगल में क्या होता था कि लोगों को फल खाने के लिए फल मिल जाते थे, लकड़ियाँ मिल जाती थी घर बनाने के लिए, और उनके पत्तों से वो वस्त्र का भी निर्माण करते थे। जब आप सबने वो प्राचीन पुरापाषाण काल, पाषाण काल और नवपाषाण काल जब पढ़ा होगा तो ये सब आता है कि पहले वस्त्र का उपयोग कैसे करते थे। तो ये था। अब इसके बारे में बताया गया है, किसकी, नर्मदा नदी के बारे में। उसके बाद है अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजना आरंभ किया था। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि किस पहाड़ी के क्षेत्र के आसपास लोगों ने सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना स्टार्ट किया था। तो आप बता सकते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास लोगों ने सबसे पहले क्या उपजाया था। तो आप ये भी बता सकते हैं गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। एक क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से स्टार्ट हो रहा है। ये लोग गांव में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पूर्व में गारो आ जाती हैं, ये गारो, खासी, संथाली, ये सारी हैं जो नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। उसके बाद में जो मिडिल में आ जाती हैं, जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी है जो ये मध्य प्रदेश के हैं। नीचे मैप है, इसमें देख लेते हैं, थोड़ा मैप का डिस्कशन भी कर लो, है ना। तो ये मैप आ गया, तो थोड़ा मैप को और जूम कर दूँ मैं, ये लो, ये आ गया मैप। अब ये देख लो, अब एक बार मैप को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैप को देखने से ही कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि ये मैप है, अब इसमें देखो कि सुलेमान है और किरथर है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। उसके ऊपर देखो काबुल नदी बह रही है, उसके बाद फिर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ये सिंधु की सारी सहायक नदियाँ, झेलम,
झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। इन ये जो नदियाँ हैं ना सॉरी, ये जो नदियाँ हैं ना, इन्हें क्या है इसी सीक्वेंस में याद करो, कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाती हैं कि झेलम, आगे पीछे दे देंगे फिर पूछेंगे। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी और सतलज नदी। और आगे चल करके ये ब्यास नदी भी है, एक शाखा है। उसके बाद में ये थार मरुस्थल आ जाता है हमारा। फिर इसके बाद में ये यमुना नदी इधर से आती है, और गंगा नदी है, और सोन नदी, और ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से ये नर्मदा नदी निकलती है, ऊपर को सोन है, और नीचे आ जाती है जोहिला, जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि जोहिला ही छोटी नदी है, नर्मदा नदी बड़ी है, इसलिए इसमें दिखाया गया है। उसके बाद में हम गारो की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। गारो की पहाड़ियाँ क्या है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो जो गारो की पहाड़ियाँ हैं उसके जस्ट ऊपर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिल करके जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है नदी, ठीक है। तो ये गारो नदी आ जाती है। उसके बाद में ये महानदी है, और ये उसके बाद में ये जो हमारा वेस्टर्न घाट आता है ना, पश्चिमी घाट आता है, उसमें ये गोदावरी की नदी, और ये जो दक्कन, ये जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट को ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी क्या है? नीचे का जो एरिया है ना पश्चिमी घाट, उसे ताप्ती नदी से ही स्टार्ट होता है पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, दक्कन, ये दक्कन का पठारा जाता है, और कृष्णा नदी, और ये पश्चिमी घाट हमारा, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, और कावेरी नदी, और पूर्वी घाट। ये इस साइड है भारत की, इस साइड बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है, और ये लक्षद्वीप सागर है, ठीक है। तो ये हमारा मैप था। तो मैप से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो ध्यान रख लेना। थोड़ी हम इसे सही कर लेते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अभी हमने जस्ट देखा कि मानचित्र पर मैप में ही देखा था हमने कि सिंधु की उसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब किसकी हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, जो सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? सहायक नदियाँ इन्हें कहते हैं जो एक बड़ी सी नदी होती है, बहुत बड़ी नदी रहती है, और बड़ी सी नदी में छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, वो सहायक नदी कहलाती हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब सोन हमने देखी थी मैप में, तो एक बार मैप को अच्छे से पढ़ लेना। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान काल में बिहार के नाम से जाना जाता है। हम पढ़ेंगे आगे चल के, ये तो 6th की है, जब आगे पढ़ेंगे तो मगध का साम्राज्य से ही स्टार्ट करेंगे, 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व के बाद, ठीक है। तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो अब जो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा के दक्षिण में दक्षिण की जो नदियाँ हैं उनके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, एक क्वेश्चन बन जाएगा किस नाम से जाना जाता था। तो आप बताएंगे वो क्षेत्र कहाँ सा है? मगध का क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। देखो, लोगों ने जो उपमहाद्वीप है, मतलब जो भी उपमहाद्वीप है उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा क्यों करेंगे? अगर हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर यात्रा क्यों करेंगे? या तो घूमने के लिए जाएंगे, या उस क्षेत्र में कोई आपदा आ जाएगी या कोई विपत्ति आ जाएगी, तो हम क्या कर लेंगे, हम उस जगह से दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर लेंगे, गमन कर लेंगे, वो उस जगह को छोड़ देंगे। तो इसी वजह से आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। अब ये प्राचीन काल की बात चल रही है। तो प्राचीन काल में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब वो जाते थे कि एक राज्य को जीतने के लिए दूसरे दूर दूर तक जाते, मतलब जैसे कि अशोक है, अशोक ने कलिंग का युद्ध कहाँ के, यहाँ के। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो राजा की सेनाएं थी वो दूर दूर तक लंबी यात्रा किया करते थे, इसलिए जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाय में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। यही कुछ मतलब जो ट्रैवलिंग के शौकीन थे, जो एडवेंचर्स के शौकीन थे, तो वो जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की खोज करने के लिए यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब एक स्थान से दूसरे स्थान कोई व्यक्ति जाता है तो वो स्वयं अकेले नहीं जाता, वो अपने साथ में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना पहनावा और अपना पूरा का पूरा
परिवेश को, अपने पूरे पूरे के परिवेश को साथ में लेके चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि तो अगर एक ऐसा वो व्यक्ति जब एक स्थान, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्थ का व्यक्ति है और अगर वो साउथ में जाता है तो अपने साथ में वो क्या बोलेगा, वो हिंदी भाषा लेके जाएगा, अपना पहनावा लेके जाएगा जो नॉर्थ में है, साड़ी है, सूट है, और और अपनी भाषा लेके जाएगा, अपनी संस्कृति लेके जाएगा। वहीं जो साउथ के लोग जब नॉर्थ में आएंगे तो वो अपनी भाषा बोलेंगे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो भी उनकी भाषा है, और वो अपनी पूजा पद्धति, व्यवहार, खान पान, सब कुछ उनका अलग होगा। क्योंकि हमारा देश तो विविधता का देश है, अखंडता में एकता का देश है। तो यहाँ पे तो पल पल में विविधता प्राप्त होती है। आप 10 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको विविधता प्राप्त हो जाएगी, हैं। तो कौन सी कहावत है कि एक कोस कोस में वाणी बतले, 2 कोस में पानी, ऐसा कुछ कोई कहावत है, सॉरी पर मुझे पूरी अच्छे से याद नहीं आ रही। पर हमारे देश में थोड़ी थोड़ी चीज़ में इतनी विविधता है कि अगर एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को हमें अलग मिल सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, कुछ लोग उनकी संस्कृति को आपस में ग्रहण कर लेते हैं, एक दूसरे को आत्मसात करते हैं, मतलब उनसे सीखते हैं। अगर हम कहीं नई जगह, जैसे कि हम किसी नई जगह में जाएंगे तो हम सीखते हैं ना कि अच्छा वो लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, या वो लोग खाना अच्छा बनाते थे, उनका स्वाद अच्छा था, हमारे यहाँ पे ऐसे बनता है, उनके यहाँ पे ऐसे बनता है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते भी तो हैं। तो एक दूसरे से सीखते हैं। ये सब किस किस वजह से हो पाया, क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पर गए, जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा की, तब हो पाया। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, पढ़ते हैं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, और पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, और वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, और यहीं बस के लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। जो हम पहले बात कर चुके हैं कि सब लोग एक दूसरे की संस्कृति से सब लोग परिचित होंगे। जब एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा तो आपस में एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होंगे, उनके वेशभूषा से, उनके खान पान से, उनके संगीत से, सबसे एक दूसरे से उनका परिचय होगा। कब? जब एक दूसरे से जाएंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान होगा। ये सब किसी वजह से होगा, जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करता है। देश के नाम, हम ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसे थोड़ी, है ना, ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। अपने जो देश के नाम है वो देश के नाम कैसे पढ़े, हम भारत की बात कर रहे हैं। ये मोस्टली ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, याद रखना। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। किसे? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे मतलब इंडिया को या इंडस को, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अगर आपके पास एटलस है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मोबाइल में देख लेना एटलस को एक बार। नहीं तो सबके पास में ग्लोब, एटलस और पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप इंडिया के और वर्ल्ड के, ये तो होनी चाहिए, एक बार रख लो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ज्योग्राफी में काम आते हैं, हिस्ट्री में भी काम आते हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जो भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम में, इधर से आप जाएंगे जो पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखना एक बार मैप में जाके। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सबसे पहले किसने कहा? 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने। ईरानी और यूनानियों ने ही सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा, और हिंदोस या इंडोस कहा। क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना कि सबसे पहले सिंधु को हिंदोस या इंडोस किसने कहा? तो किसने कहा कि ये उत्तर पश्चिम से, भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान और यूनानियों ने। और ये भी इसका उल्टा भी बन सकता है क्वेश्चन कि ईरानियों और यूनानियों ने भारत को सबसे पहले क्या कहा, इंडिया को सबसे पहले क्या कहा? तो हिंदोस या इंडोस कहा। और इसके पूर्व में जो लोग रहते थे, जो भूमि प्रदेश था, उसे क्या कहा गया? इन्हें इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब
एक क्वेश्चन इससे बनता, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि इसमें ये बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन ये बन जाए अगर कि जो भारत है, भारत नाम का प्रयोग, अब इसमें अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत के उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को क्या कहा जाता था? भरत कहा जाता था, इंडोस कहा जाता था, सिंधु कहा जाता था, हिंदोस कहा जाता था। तो आपको भरत नाम याद रखना है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। मतलब किसका मिलता है? ऋग्वेद में किसका वर्णन मिल रहा है? ऋग्वेद में भरत शब्द का नाम, भरत, कि भारत को भरत सबसे पहले कहाँ कहा गया और किन लोगों के लिए कहा गया, और इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। याद रखना, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही है इन सबसे, ठीक है। आप पिछले पेपर चेक करके देख लें एक बार, आपको आ जाएगा समझ में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि हाथ से लिखी गई, जो भी हाथ से लिखी होने के कारण जो भी कृति जो हाथ से लिखी गई है उसे क्या कहा जाएगा? पांडुलिपि कहा जाएगा, याद रखना। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, अब ये भी बन सकता है कि पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इंग्लिश में जो भी इंग्लिश में जो शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है उसका हिंदी अर्थ क्या है? तो पांडुलिपि है। और जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया, याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है। शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं, ध्यान रख लेना। तो लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द क्या है? जिसका अर्थ हाथ है। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ मेनू है, और नहीं, मेनू से लिया गया है मैन्युस्क्रिप्ट, और जिसका अर्थ क्या है? हाथ है, से निकला है। मतलब ये पांडुलिपियाँ प्रातः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। देखो, याद रखना कि जो पांडुलिपियाँ हैं विशेषतः मुख्यतः किस पर लिखी गई हैं? भोजपत्र पर लिखी गई हैं या तो ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं। तो अगर याद रख लेना, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से, भोजपत्र किससे तैयार होता है? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से, ठीक है। तो जो प्राचीन काल की जितनी भी पांडुलिपियाँ किससे लिखी गई हैं? तो ताड़ का पेड़ है, ताड़ के पत्र रहते हैं ना, तो ताड़ के पेड़ से जो ताड़ के पत्र रहते हैं, पत्ते रहते हैं, उन पर लिखी गई हैं, या तो भुर्ज के पेड़ से जो भोजपत्र प्राप्त होता है उस पर लिखी गई हैं। नीचे हमें एक पांडुलिपि का पिक्चर्स दे रखी है, तो इसे ध्यान रख लेना। उसके बाद में आता है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, तथा अब खा ही लेंगे क्योंकि जो पेड़ है, पेड़ के पत्तों पे तो लिखी गई हैं, तो अभी तक ये बची हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमें प्राचीन काल में जो राजा हैं, राजा के जीवन के बारे में जो भी हमें जानकारियाँ हैं, कि राजा के जीवन के बारे में जानकारियाँ, प्राचीन काल में जो क्या क्या धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थीं, और प्राचीन काल में जो व्यक्ति थे उनका व्यवहार कैसा था, प्राचीन काल के लोग कौन सी औषधियों का प्रयोग करते थे, कौन सा विज्ञान प्रचलित था, इन सब के विषय में हमें जानकारी किससे मिलती है? पांडुलिपियों से मिलती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन काल के विषय में, प्राचीन काल के राज व्यवस्था के विषय में, व्यवहार के विषय में, औषधि के विषय में, विज्ञान के विषय में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो पांडुलिपि से प्राप्त होती है, ठीक है। और जो भी महाकाव्य और कविता तथा नाटक भी हैं, इन्हीं में शामिल होते हैं क्योंकि हाथ से लिखी गई हैं। इनमें से कई संस्कृत में भी लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो ये जो पांडुलिपि हैं किस किस भाषा में लिखी हुई हैं? संस्कृत में लिखी हैं, प्राकृत में और तमिल में लिखी हुई हैं। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि प्राचीन काल में आम लोग हैं, सामान्य जन की भाषा कौन सी थी? तो तमिल,
तमिल, तेलुगु, प्राकृत, संस्कृत। तो आपको आंसर क्या देना है? प्राकृत भाषा थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे देखो अभिलेख अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं, फिर हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, अशोक का अभिलेख, शिलालेख, दमलेख सब पढ़ेंगे अच्छे से। पर जो स्टार्टिंग हो रही है, आज से हमने स्टार्ट किया है और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी जब तक कि वर्ग 2 का पेपर नहीं हो जाता और सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं हो जाता। और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जब तक ये पेपर से पहले पहले मैं 6 से लेकर के 10th तक की जो भी एनसीईआरटी है, एसएसटी की, सामाजिक विज्ञान की, उसे आपको 2 बार तो रिवीजन करा ही दूँ, 2 से 3 बार रिवीजन करा दूँ, तो फिर तो ये आपको रट ही जाएगी एनसीईआरटी और फिर क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाने वाला और कोई भी सिलेक्शन नहीं रोकने वाला आप सबका। ठीक है, तो मेरा यही प्रयास रहेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कल के लिए वीडियो बनाने के लिए और दूसरा और ये सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप सबके लिए। ठीक है, कि आप सब भी साथ साथ में पढ़ते रहेंगे और एक साथ सब लोग सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तो अगर अच्छा लगे पढ़ाना तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से आपके लिए बना के लाऊंगी वीडियोस। अब हम पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में, जो कि नीचे दे रखा है, थोड़ा देख लीजिए एक बार। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख कैसे किन्हें कहते हैं? जिन्हें पत्थर या तो धातु पर उत्कीर्ण किया गया है, उन पे उकेरा गया है और उत्कीर्ण करके लिखा गया है धातु और पत्थर पर, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए हैं। उदाहरण के लिए प्रातः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, तो मतलब जैसे कि अशोक के अभिलेख हैं जितने भी, तो राजा क्या करते थे? राजा जी धातुओं पर या पत्थर पर जो भी जानकारी देनी होती थी प्रजा को, वो लिखवा दिया करते थे, वो लेख लिखाया करते थे, जिससे कि जन सामान्य तक उनकी जानकारी पहुंच सके और जो भी आदेश है वो पहुंच सके। और ज़्यादातर जो भी राजा हैं, दूसरे राजा से जब विजय प्राप्त कर लेते थे, दूसरे राजा के ऊपर जब विजय प्राप्त कर लेते थे, तो अपनी विजय गाथाओं को लिखने के लिए भी अभिलेखों का प्रयोग करते थे, जिससे कि वह अनंत काल तक सुरक्षित रह सके और उनकी विजय गाथा का वर्णन किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? तो ये आपका वर्क है। आप जैसे कि एज ए स्टूडेंट आप कमेंट में डालिए कि अगर हम कठोर सतह पर पत्थर पे या तांबे पर या धातु पर किसी में भी लेख लिखवाते हैं, उत्कीर्ण करवाते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये दे रखे हैं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये पात्र मिले हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व तथा एक पुराना चांदी का सिक्का, ये नीचे डला है जो, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के यहाँ कैसे भिन्न हैं? तो ये सब तो हमें दिख ही रहे हैं, पता ही है। ठीक है, उसके बाद है जैसे कि लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा कि पत्थर और ईंट से बनी इमारत और उनके अवशेषों और तथा चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहते हैं। याद रख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल सा है पर ध्यान रख लेना। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो पुरातत्वविद होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब खुदाई से मिलते हैं ना, पत्थर के अवशेष मिलते हैं, पत्थर पे अवशेष जो भी मिलते हैं, और उसके बाद में जैसे छानबीन करते हैं तब औजार भी मिलते हैं उन्हें, पत्थर के हथियार भी मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं, आभूषण भी मिलते हैं तथा सिक्के भी मिलते हैं। जो भी प्राचीन चीज़ होती हैं उनकी जब खुदाई करते हैं तब उनसे जो भी निकलता है, तो पुरातत्वविद ही होते हैं जो उनकी रिसर्च करते हैं, उन पे मतलब
पूरी ज्ञान कर उन जो मतलब मुझे एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ उन पर बता ले रही हूँ कि जैसे कि जो पुरातत्वविद रहते हैं, तो जैसे कि अभी हमारा चल रहा था सबसे पहले था ये राम मंदिर का ही था, ज्ञानवापी था, तो पुरातत्वविद ही थे जिनने ये पता लगाया है कि जो वहाँ पे है सबसे पहले क्या मंदिर ही था। वहाँ पे जो मंदिर के जो खंभे रहते हैं उनसे वो साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियों के चिन्ह उकेरे गए हैं, जो जितने भी मंदिर है मंदिर के खम्भों पर जो भी धार्मिक साक्ष्य रहते हैं तो वो सब उकेरे मिले हैं। तो इन सब का विश्लेषण करना, वर्णन करना किनका काम है? पुरातत्वविद का काम है। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं, सामने ही लिखा है। ठीक है, इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि अब वनस्पति के अवशेष नहीं मिल सकते ना कि 2500 वर्ष हो, 47 वर्ष हो, किसी लकड़ी का पत्ता या लकड़ी, पेड़, पत्ता, पौधे इतने दिन तक तो कैसे होंगे, नहीं बच सकते ना वो तो यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्रोत शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं इतिहासकार, तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही व्यक्ति के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्नमन करते थे। जिससे आपके पास स्रोत मतलब पूरे रिसोर्स, जानकारी प्राप्त हो गई, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई आपके वो उसके बारे में सारी, जैसे कि अतीत के बारे में आपको सब मिल गया कि स्रोत मतलब आपको खुदाई से उसके वहाँ के बर्तन भी मिल गए, वस्त्र के भी मिल गए, अवशेष मिल गए, कपड़ों वस्त्र के अवशेष मिल गए, उसके बाद में आपको अनाज के अवशेष मिल गए, उनके पत्थर के औजारों के अवशेष मिल गए, उनके घरों के अवशेष मिल गए, ईंटों के अवशेष मिल गए। तो क्या हो गया, इससे ये हो गया कि आपकी रोचकता बढ़ गई, आपको पता चलने लगा कि वो रहते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी अवशेष मिले हैं, जितनी भी नृत्य हुई मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृद भांड मिले हैं जितने भी, तो उनसे क्या होता है, उनसे हम सिंधु घाटी सभ्यता है उसको जानने का प्रयास करते हैं और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी के लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे और क्या खाते थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब क्या करते हैं, ये पुरातत्वविद होते हैं, वही सब इन सब जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में हम तक पहुंच पाती हैं वो सारी जानकारी, बुक्स और मैगजीन में पब्लिश होती हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो बता देना, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा हो तो हम कट करके कल भी पढ़ लेंगे, पर बहुत सारा है अभी तो देखो। अभी तो अतीत एक यानी नहीं, थोड़ा बचा है, ज़्यादा नहीं है, आओ कर गया नहीं। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो हम ये अब कंटिन्यू कल करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अतीत एक यानी ये हम कल करते हैं। ठीक है, कल की सीरीज़ है, कल कंप्लीट करेंगे इसे। तो हमारा एक यूनिट फर्स्ट हमारी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन में भी कंप्लीट हो रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत जल्दी भागना है। तब तक भी हम पेपर से पहले 2 दिन में रिवीजन कर ही लेंगे। और जैसे ही यूनिट फर्स्ट का जैसे ही यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है ना, उसके बाद में फिर हम इस पूरी यूनिट के क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बनाएंगे, तो आप और भी नहीं बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये यूनिट यहीं पे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में कल पढ़ेंगे यहाँ से अतीत एक या अनेक, इससे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आपको जो समझ में ना आया हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो पढ़ाना तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कल फिर वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।